नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जो ऐसी परिपथ होते हैं उस पर शक्ति गुणांक कैसे निकालेंगे, और उनके अंदर हम बात करेंगे जो शक्ति गुणांक को यहाँ पे पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पावर फैक्टर की भी बात करेंगे। तो ऐसी परिपथ हम सबसे पहले हम निकालते हैं शक्ति। अब जो हमारा यहाँ पे शक्ति का सूत्र होता है वो तो अपन जानते हैं, P=W/T होता है। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, P=W/T होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की दर भी क्या होती है, शक्ति। अब यहाँ कार्य कौन करेगा, यहाँ धारा करेगी कार्य। यहाँ कौन करेगी, धारा। तो अपन ये कह सकते हैं कि धारा के द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाता है। शक्ति कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा बन गई। और इसकी दूसरी परिभाषा बन सकती है कि जो आपकी परिपथ है उसमें ऊर्जा व्यय कितना हो रहा है, यानी ऊर्जा हानि कितनी दर है। तो अपन बोल सकते हैं परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर। व्यय को अपन हानि भी बोल सकते हैं भाई, है ना। हानि मतलब खर्च करना, है ना, खर्च करना। हानि की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अभी आपने कई सारे परिभाषा बन गई, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सूत्र होता है P बराबर वो होता है V/I। V क्या होता है, यहाँ पे विभव होता है, और I क्या होती है, यहाँ पे धारा होती है, और P क्या है, यहाँ पर शक्ति है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो V है, अब हमें पता है कि जो LCR परिपथ है उसमें V का मान होता है Vm sin ωt। ये किसका मान होता है, V बराबर Vm sin ωt। और हम दूसरे की बात करते हैं जब धारा, तो धारा हो जाएगी I बराबर Im sin ωt+φ। अब यहाँ पे अपन माइनस भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी। सर प्लस और माइनस का भी यूज करेंगे, वो धारिता वाला देखा होगा आपने, उसमें एक संधारित्र होता है, एक प्रेरक होता है। तो उस तरीके से कई आपके एनसीईआरटी में यहाँ प्लस भी लिखा होगा, अपन यहाँ पे इसको माइनस यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपना सिंपल फॉर्मूला अपन यूज करेंगे तो अपन यहाँ पे इस तरीके से उसका उपयोग यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं इसको यहीं से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, तो अपन इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये परिभाषा है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ बात करें तो हमारा जो P=2 है, यहाँ V की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, Vm sin ωt, और I की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, Im sin ωt-φ। यानी हमारी दोनों वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे, V और Im की दोनों की, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे Vm Im को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा sin ωt, और यहाँ पे sin ωt-φ। देखो भैया 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला बन सकता है, कब, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें। तो P= क्या हो जाएगा, Vm Im/2, और यहाँ आप लिख देंगे 2 sin ωt और sin ωt-φ। ये हो गया। अब देखो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसको अपन A बोले और इस वाले को अपन क्या बोले, यहाँ पे B बोले। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A sin B का, और वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2 sin A sin B का फॉर्मूला है। तो अपन इसको, जो हमारे पास ये 2 sin A sin B का फॉर्मूला है, अपन ये क्या लिख सकते हैं, cos A minus B minus cos A plus B, अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसका अगर यूटिलाइज करेंगे तो अपन इसका निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये तात्क्षणिक शक्ति निकाल रहे हैं, ध्यान रखना भैया ना। यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको अपन, तात्क्षणिक शक्ति निकाल रहे हैं अपन, तात्क्षणिक शक्ति। ठीक है, इस फॉर्मूले का अपन यूटिलाइज करें यहाँ पे तो क्या बनेगा, Vm Im/2, और इसकी जगह रखो अब आप 2 से cos A की वैल्यू क्या रखी अपन यहाँ पे, ωt, तो ये ωt हो गया आपका। फिर माइनस B की वैल्यू क्या रखे आपने यहाँ पे, ωt-φ। तो इस ब्रैकेट को अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको तो माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे माइनस, फिर वापस cos। अब A की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे, ωt, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्या हो जाएगा, ωt-φ। तो अपन यहाँ पे लिख दिया। अगर देखा जाए तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा अपना, Vm Im/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos
ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस कॉस, ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया। तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P इज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन 2, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका cos 5 माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा आपको cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। यानी एक तो ये मिला हमें और एक ये मिला, ये यहाँ पे आपको क्या मिल गई, तात्क्षणिक शक्ति मिल गई। क्या मिल गई आपको, ये तात्क्षणिक शक्ति। अब इसी का हम औसत शक्ति भी निकाल सकते हैं। औसत शक्ति के लिए जब हम जाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे औसत शक्ति। अब जब हम औसत शक्ति के लिए जाएंगे तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करो, एक्चुअल में तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र क्या होता है अगर हम बात करें तो P एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे P ये वाली तात्क्षणिक शक्ति और dt, और अपॉन 0 से t और यहाँ पे dt। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/t हो जाएगा, P एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t, तो इंटीग्रेशन 0 से t, और अपन यहाँ पे पूरा लिख देंगे वी एम आई एम अपॉन 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये वाला बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे dt है, तो हम यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे dt के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे इस dt के रेस्पेक्ट में होगा, तो देखो इसमें तो dt है नहीं, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा वैसे यहाँ से, है ना, और यहाँ जो t बचेगा उसको 0 से t लिमिट लगाओगे तो ये तो बच जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना टर्म्स, ये आपकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से जो आपको P एवरेज मिलेगा वो मिलेगा 1/t, और यहाँ पे आपका ये सिंप्लीफाई अपन सॉल्व कर देंगे तो अपन ऐसे कर सकते हैं 1/t भी t से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वी एम आई एम अपॉन 2 और cos 5। ये आप ध्यान रखना हमेशा ये 0 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये हमने एक वीडियो बना रखी है पहले से, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ आपको ये समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका यूटिलाइज कर देते हैं, प्रॉपर ढंग से इसको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपका शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात करें आपका, तो हमारा जो P एवरेज आ गया वो आ गया वी एम आई एम अपॉन 2। क्या आ गया आपका, ये वी एम आई एम अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं यहाँ पे, तो P वी एम आई एम अपॉन 2 और साथ में क्या बचा आपका cos 5। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एम आई एम और अपॉन √2 लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा आपका cos 5 हो जाएगा। इसको अपन यहाँ बोल सकते हैं P एवरेज। तो वी एम अपॉन √2 ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं, वी एम अपॉन √2 क्या होता है आपका वी आर एम एस होता है। वैसे ही अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि अपना जो आई एम अपॉन √2 होता है, आई एम अपॉन √2 होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन आई आर एम एस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको आई आर एम एस बोलते हैं। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा P एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस और आई आर एम एस, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को cos 5। अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भी हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई, उस इक्वेशन की हम बात करेंगे तो उसको बहुत बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो वो क्या इक्वेशन मिलेगी हमें कि देखो ये भी एक पावर बन गई, यानी इसको भी अपन शक्ति बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनती है यहाँ से, अगर देखें तो cos 5 इज इक्वल्स टू P एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस और आई आर एम एस। इसको बोलते हैं एपरेंट पावर और इसको बोलते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर बोले तो औसत शक्ति, और इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं देखूं तो इसको बोल दूंगा मैं यहाँ पे ऊपर औसत शक्ति, और इसको बोलते हैं अपन आभासी शक्ति। ठीक है, ये अपना हो गया आभासी शक्ति। तो यहाँ पे अपना जो cos 5 मिलेगा उसको बोल सकते हैं कि cos 5 जो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं अपन इसको शक्ति गुणांक। तो ये ध्यान रखना शक्ति गुणांक क्या होता है cos 5 होता है। अगर इसका सूत्र आप यहाँ से बनाओ तो अपन बोल सकते हैं औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे शक्ति गुणांक मतलब cos 5। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा, प्रतिरोध के लिए जो 5 होता है वो 0 होता है।
आर के लिए जो फाई होता है वो 0, क्योंकि इसमें वी एम और आई एम एक साथ जाती है, वो अपने फेजर आर एक्स अपन ने पढ़ा है। फाई कितना हो जाए 0, तो इस 0 होता है तो अपना कोस 0 कितना वैल्यू होती है 1, तो इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, वैसे ही अपन जैसे एल के लिए देखें तो यहाँ जो फाई होता है उसका कितना होता है π/2, तो आपका जो कोस π/2 यानी कोस 90 इसका मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे इसका शक्ति गुणांक कितना मिलेगा एल के लिए 0 मिलेगा। वैसे सी के लिए भी अगर अपन देखें तो फाई इसके लिए भी कितना होता है π/2, तो यहाँ भी आपका जो कोस क्या हो जाएगा π/2 और इसका मान भी कितना जाएगा 0, यानी शक्ति गुणांक कितना होता है 0। तो ध्यान रखना आपके प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक जो होता है वो 1 होता है, उसके अलावा प्रेरक और आपका संधारित्र यानी धारिता के लिए जो शक्ति गुणांक होगा एल और सी के लिए वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपका सर्वाधिक जो शक्ति गुणांक होता है वो किसके लिए होता है, तो आपका आंसर क्या होगा प्रतिरोध के लिए होता है, और सबसे कम इन दोनों के लिए होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये शक्ति गुणांक भी समझ आ गया होगा। धन्यवाद।